अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हर इंसान ओवर थिंकिंग जैसे मर्ज में मुब्तला नज़र आता है। हमारे मुआशरे में ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जा रही है। पहले हुआ करता था कि ये ओवर थिंकिंग का जो मर्ज़ है वो बड़ी एज के लोगों में पाया जाता था, लेकिन आज हम देखते हैं स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो भी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग का शिकार नज़र आते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? ओवर थिंकिंग के इंसानी सेहत पर क्या असरात होते हैं? ओवर थिंकिंग करने से इंसान किन बीमारियों में मुब्तला होता है और इंसान की जो परफॉर्मेंस है वो किस अंदाज में ओवर थिंकिंग से असरअंदाज हो रही होती है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम जानेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामी अंदाज में अपने मौजू के हवाले से गुफ्तगू करती हैं। आप माहिर नफ्सियात हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे नौजवानों की तरबियत करती नज़र आती हैं, नौजवानों को गाइड करती नज़र आती हैं और स्पेसिफ़िकली जो फीमेल्स हैं उनको ओवर थिंकिंग और जितने भी इस अंदाज़ के अमराज हैं इस हवाले से उनको गाइड करती नज़र आती हैं कि किस अंदाज़ में इन तमाम तर चीज़ों से निकला जा सकता है। दौरे हाजिर में इन तमाम तर चीज़ों से अपने आप को निकाल कर एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लौटना यकीनन ना सिर्फ वक्त की ज़रूरत है बल्कि हर इंसान चाहता है कि खुशगवार ज़िंदगी गुजारे और वही इंसान कामयाब होते हैं जो बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ों को परफॉर्म करते नज़र आते हैं। आइए मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुबशिरा तैयबा। आप माहिर नफ्सियात हैं, मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच कबीर फॉर इनवाइटिंग। आगाज़ में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ओवर थिंकिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका जो नेगेटिव पहलू है वो हमारे माइंड में आता है। क्या ओवर थिंकिंग पॉजिटिव भी होती है? बिल्कुल, ओवर थिंकिंग जो है वो ऐसी सोचें हैं कि जो हमें बार बार आएँ और हमारे इंट्रूसिव थॉट्स हों, यानी अनइनवाइटेड ऐसी थॉट्स कि जिन्हें हम लोग खुद नहीं ला रहे, खुद ब खुद हमारे माइंड में आ रही हैं। और आपने बिल्कुल ये बात की कि हम लोग बस ये समझते हैं कि ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव ही होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ओवर थिंकिंग पॉजिटिव भी होती है, लेकिन हाँ बात यह है कि हम लोग अच्छा कम सोचते हैं। पॉजिटिव ओवर थिंकिंग बहुत रेयर है और जो बहुत कॉमन है वो है नेगेटिव ओवर थिंकिंग, जिसकी वजह से आपके जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो लीड करते हैं। अगर हम पॉजिटिव ओवर थिंकिंग की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारा कोई प्रोजेक्ट है, हमने उस पर कुछ डिसाइड करना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो हम उस पर बार बार ओवर थिंक करेंगे क्योंकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है उसको हम अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें, इसकी आउटकम को, जो हमारी टारगेटेड आउटकम है उसको जनरेट कर सकें। हम कोई स्टडी प्लान बनाएं, कुछ अपना स्टार्टअप शुरू करें, या हमें एग्जाम्स के लिए खुद को अगर प्रिपेयर करना है तो उस टाइम भी अगर आपको बार बार थोड़ी बहुत एंशियसनेस हो रही है और आप बार बार सोच रहे हैं कि मैंने अच्छा पढ़ना है, अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव ओवर थिंकिंग है, क्योंकि इसके बाद जो आपका आउटकम है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप जितना सोच विचार और जितना बार बार कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद कोई डिसीजन करते हैं, क्रिटिकली चीज़ों को लेकर देखते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली आपको उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव मिलता है। लेकिन अगर नेगेटिव ओवर थिंकिंग की बात करें तो ऑब्वियसली नेगेटिव ओवर थिंकिंग के बाद आपको एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा। क्योंकि अगर नेगेटिव ओवर थिंकिंग अगर आपको फ्यूचर की है, मतलब आप अपने फ्यूचर के बारे में बार बार सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं जो मेरे क्लिनिक पर आती हैं, वो ये समझती हैं कि हमारे जो साथ हमारी स्कूल मेट्स थी, कॉलेज मेट्स हैं, कॉलीग्स हैं, उनके पास ये वाली चीज़ें हैं, उनकी शादी हो गई है, इसलिए आप ओवर थिंक कर रहे हैं। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है लेकिन आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग जॉब कर रहे हैं, तो आपको इस बात की ओवर थिंकिंग होगी कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, मेरे अंदर ऐसी क्या बुराई है, मैं शायद उतनी कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। इसी तरह से हमारे घर में किसी भी चीज़ को लेकर जब हम ओवर थिंक करते हैं तो हम शक में मुब्तला होते हैं, खुद पर डाउट करते हैं कि हमारे अंदर शायद ये वाली चीज़ें नहीं हैं, या हम इतने स्किलफुल नहीं हैं। हमारे अपने अंदर जो मस्बत पहलू है, जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर अच्छी चीज़ें हैं, वो हमें नज़र नहीं आती। हमें हर चीज़ जो है वो ब्लैक नज़र आती है, हमें हर चीज़ जो है उसको ऐसे देखने के आदी हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा नहीं देगी। तो नेगेटिव ओवर थिंकिंग जो है वो आपको लीड करती है टुवर्ड्स मैनी मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिसमें आप प्राइमरीली कह सकते हैं एंजाइटी है जो आपको फ्यूचर की थॉट्स की वजह से आ रही है। और कुछ लोगों को एंजाइटी के बाद और जो नेगेटिव थिंकिंग है उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं।
मतलब आपको पास्ट की चीज़ें तंग कर रही हैं। वो उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरी दोस्त क्यों चली गई, फला मेरी ज़िंदगी से क्यों चला गया, ये मेरे साथ वो हादसा क्यों हुआ, या अगर किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए वो मर क्यों गया, मेरे पास तो बस वो एक ही शख्स था, इसी के साथ साथ मेरे वो जॉब के लिए अप्लाई किया था, मेरा वो क्यों नहीं हुई। मतलब आपको वो जितनी पास्ट की चीज़ें हैं आप उनके बारे में बार बार अपने प्रेजेंट में सोच रहे हैं। मुबशरा, बहुत अहम बात की आपने। और दौरे हाजिर में अगर हम बात करें, ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जा रही है। हर इंसान अब इसका शिकार जो है वो होता चला जा रहा है। क्या वजह है कि दौरे हाजिर में इसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं? अच्छा, ओवर थिंकिंग की आजकल आप देखें ना, तो पहले हमारे जो घर के बड़े होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। उन पर, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती थी, जिम्मेदारी का प्रेशर होता था, और उनमें स्पेशली हम ये देखते थे मेल ज़्यादा सोचते थे, फीमेल्स थोड़ी बड़ी रिलैक्स होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल मुझे लगता है कि हर घर में शौहर जितना परेशान है, बीवी भी उतनी परेशान है। शौहर जितना ओवर थिंक कर रहा है, बीवी भी कहीं ना कहीं उतना ओवर थिंक कर रही है। और उसके बाद बच्चे, हमारे जो टीनेजर्स हैं, हमारे जो नौजवान हैं, अब उनमें भी ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ चुकी है कि जिसकी वजह से वो उनके अंदर वो जो एक आपकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ डेवलप होनी थी ना, वो डेवलप नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो इतने फोकस नहीं रहते, कंसंट्रेशन वो नहीं रहती, क्योंकि आप नेगेटिवली इतना ओवर थिंक कर रहे हैं कि जो चीज़ आपको उस वक्त करनी चाहिए, जो चीज़ें आपकी प्रेजेंट में चल रही हैं, उसको तो आप इंजॉय नहीं कर पाते ना, उसमें तो अपना 100% दे ही नहीं पाते। परफॉर्मेंस आपकी जो है वो उस लेवल की होती नहीं है ड्यू टू योर ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग भी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो हमारे आजकल तो स्कूल के बच्चों में, इवन दो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कि स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और वो डिस्टर्ब किस वजह से? वो बार बार क्या सोच रहे हैं, अच्छा फिलहाल के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको फिलहाल गैजेट्स लेके दिए हैं, अच्छा मेरे पास नहीं है। अब पेरेंट्स ने एक दफ़ा मना कर दिया है, लेकिन वो जो बच्चा वो बार बार सोच रहा है कि वो जो मेरा दोस्त है वो तो कितना लकी है, वो तो उसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं अच्छे हैं, इन्होंने मुझे ये चीज़ दिलाई नहीं है, उनके तो पेरेंट्स फ़ौरन लेके उसको दे देते। अब बच्चा उसमें, उस बच्चे में आप क्या समझते हैं कि वो उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ रही है या कम हो रही है? उसकी सेल्फ स्टीम कम होना शुरू होगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि आजकल हमारे यहाँ सिर्फ जो है वो बड़े नहीं सोच रहे, बड़े तो सोच ही रहे हैं, क्योंकि हमारे इस माशरे में इतनी इंस्टेबिलिटी है। अगर आप देखें, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, बच्चों का क्या फ्यूचर है, जो नौजवान हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, लोग करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बहुत ज़्यादा इस तरह की डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट रीजंस हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि हर एक पर्सन जो है वो नेगेटिवली तो ओवर थिंक कर ही रहा है, लेकिन पॉजिटिव ओवर थिंक बहुत कम कर रहा है कि हम अपने उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में से, हम अपने उस नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में से, उस अपने नेगेटिव लोगों में से पॉजिटिविटी को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और ये हम देखते हैं हमारे मुआशरे में ये भी एक अजीबोगरीब अंदाज़ पाया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं वो एजुकेशन अवेल करने के बाद चाहते हैं कि अच्छे अंदाज में अपना जो रोज़गार हैं वो उसको अवेल कर सकें, लेकिन जब नहीं कर पाते तो फिर यकीनन वो कंपैरिजन की तरफ चले जाते हैं और अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते हैं। तो क्या वजह है कि एजुकेशन होने के बावजूद, अवेयरनेस होने के बावजूद, इन तमाम तर चीज़ों को हम जानने के बावजूद प्रैक्टिकली जो है वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते? अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पाकिस्तान में ये है कि मोस्टली लोग जॉब की तरफ जाते हैं। मोस्ट लोगों को लगता है कि हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो मैंने इन पर्टिकुलर इदारों में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने जॉब करनी है। और अगर आपको वो जॉब नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली आप तो स्ट्रेस लेंगे ही लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा ये ख्याल है कि उस टाइम पर स्ट्रेस होना और आपकी एंशियसनेस नॉर्मल बात है, क्योंकि आप जाहिर है पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर है कि अब हमने आप पर इतने पैसे लगा दिए, अब आपका टाइम है अर्निंग का, तो एक वो तो प्रेशर है। लेकिन वहाँ पर एक बच्चा ये नहीं सोच रहा कि अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो ऐसी हज़ारों कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेरा वेट कर रही हैं, ऐसी कौन सी और चीज़ें जिन्हें मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्हें मैं ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी कि आजकल के नौजवानों को ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप जो है वो आप कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इन्वेस्ट करें तो फिर ही आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब अपनी फील्ड में रहते हुए देखें कि आपके पास जो स्किल्स हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा काम है। आप किस तरह से जो मार्केट में गैप है उसको फिल करते हुए अपने लिए तो अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करेंगे, लेकिन आप दूसरों के लिए भी क्रिएट करेंगे जो कि जॉब एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो नौजवान है ना, उन्हें ये देखना होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है और आप ये देखें कि आपके अपने अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए या फिर ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही, आपके साथ जो बाकी लोग हैं उनमें ऐसा क्या खास था, कौन सी ऐसी स्किल्स थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि जिनकी वजह से उन्हें जॉब मिल गई।
हमारे यहाँ एक और भी बहुत है, हम लोग बहुत फोकस करते हैं डिग्रीज पर। डिग्रीज मतलब हमारे ग्रेड्स अच्छे हैं तो अब जॉब भी अच्छी मिलेगी, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में या आपके गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ आपके ग्रेड्स मैटर नहीं करते, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी ग्रूमिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, आप किस तरह से अच्छे डिसीजन मेकर हैं, आप एक मुश्किल सिचुएशन में खुद को कितना रिजिलियंट रख पाएंगे, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। और हमारे नौजवानों ने ये सारी चीजों को कट ऑफ करके ग्रेड्स पर फोकस किया हुआ है। तो वो जो आपकी यूनिवर्सिटी का टाइम होता है ना, उस दौर में आपको सिर्फ अपने ग्रेड्स पर फोकस नहीं करना, आपको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। आपने किसी से बात कैसे करनी है, आपने क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है। ऑब्वियसली आप जब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वो जो पैनल बैठा हुआ है उसको आपने इंस्पायर्ड करना है, उसको कन्विंस करना है कि आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर डिपार्टमेंट। जब हम उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं अपनी स्किल से, तो ऑब्वियसली फिर हम कहते हैं कि जी, फिर हम बार बार गलत सोचते हैं कि मैं शायद वर्दी नहीं हूँ, मेरे पास तो ये भी है, रेफरेंस चलता है, नो डाउट चलता है, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको ओवर थिंकिंग से एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ लीड करेंगे। ऐसे बहुत ज्यादा बिल्कुल सही आपने फरमाया। यहाँ पे मुबशरा, मज़ीद में आपसे जानना चाहूँगा, कुछ तो लोग वो हैं जिनकी ओवर थिंकिंग की कोई रीज़न होती है और वो रीज़न बयान भी करते हैं कि इस वजह से वो ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं और सामने वाला इस चीज़ को जो है रियलाइज़ भी कर रहा होता है, और जब पूछा जाता है कि वजूहात क्या है तो उसको भी पता नहीं होता है मैं किस बात के ऊपर ज़्यादा थिंक आउट कर रहा हूँ और वो मसला है क्या। तो ये क्या वजूहात होती हैं कि इस तरह की थिंकिंग क्यों आती है? हमारा कौमी मसला पता है क्या है? हमारा कौमी मसला ये है कि हमें यही नहीं पता कि हमें चाहिए क्या, हमें यही नहीं पता कि मैंने करना क्या, हमें यही नहीं पता हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या, हमें यही नहीं पता कि डिग्री क्यों ली है, हमें यही नहीं पता कि हमने इस डिग्री के बाद खुद को लेकर कहाँ जाना है, डायरेक्शन नहीं है। तो जब आपकी डायरेक्शन नहीं होती ना तो आप ओवर थिंक कर रहे होते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मुझे टेंशन क्यों हो रही है, मुझे स्ट्रेस क्यों है, और मैं बार बार नेगेटिवली ओवर थिंक क्यों कर रहा हूँ। तो ये वो सारी चीज़ें कि जब हम सेल्फ अवेयर नहीं होते, खुद को एक्सप्लोर नहीं किया होता, जाना ही नहीं होता कि मुझे चाहिए क्या, मैंने जाना कहाँ था, मेरी कौन सी थॉट आ रही है, कौन सी थॉट जा रही है, कौन सी चीज़ें मुझे परेशान करती हैं, किन की वजह से मैं उदास रहता हूँ, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठने से मैं ओवर थिंक नहीं करता हूँ, या कौन सा ऐसा टाइम होता है जब मैं अच्छा फील करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, कौन सा ऐसा टाइम है कि जिसकी वजह से मैं अपनी पास्ट की चीज़ों को लेकर, मुझे कौन सी चीज़ें ट्रिगर करती हैं ना कि जिसकी वजह से पास्ट के जितने भी मेरे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी, हमारे पास जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास कौन से लोग आते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि उनकी ज़िंदगी में मसला क्यों चल रहा है, बिल्कुल यही, और उसका हल क्या होगा। माशरे के अंदर प्रॉब्लम है कि हम अपने मसाइल से मुकम्मल तौर पे अवेयर नहीं होते, जिसकी वजह से यकीनन हम जब तक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी तरह के सलूशन की तरफ नहीं जा सकते हैं। मुबशरा, मज़ीद में आपसे ये जानना चाहूँगा, कौन सी ऐसी अलामात हैं जो किसी शख्स में पाई जा रही हों तो हमें एनालिसिस कर सकते हैं कि ओवर थिंकिंग कर रहा है ये शख्स? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो देखिए कि आपका फोकस, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक काम दिया गया लेकिन आपका फोकस नहीं था क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे थे, आप एक ही जगह बैठे हैं तो आप उसी एक अपने जोन में थे। आप अगर काम कर रहे हैं किसी जगह पर तो आपकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो देखी जाएगी कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आपको आउटकम्स लेके आने थे, जो आपके टारगेट गोल्स थे, आप उनको अचीव नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन आपकी जो है वो उतनी। और ये जो ओवर थिंक करते हैं ये बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, इमोशनली बहुत वीक लोग होते हैं। इमोशनली ये इतने डिसरेगुलेट होते हैं कि अपने ये इमोशंस को और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, और इनकी हमेशा कोशिश होती है कि हम अकेले रहें, क्योंकि जब आप सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ओवर थिंक करने का बहुत कम मौका मिलता है। तो आप ये देखेंगे कि हमेशा ये ना लोगों से कट ऑफ होकर रहेंगे, हमेशा अकेला रहना पसंद करेंगे, और अगर कोई इनसे बात भी करेगा तो इस टाइम अपनी ओवर थिंकिंग में इतना मसरूफ़ होता है कि उनको दूसरों का इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लगता, फिर वो रूड हो जाते हैं और छोटी छोटी बात पर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उनके जहन में जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं। आप ये देखें कि ओवर थिंकिंग की रीज़न ये भी होती है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ, आपने उसको क्लोजर नहीं दिया, आपने उस इश्यू को रिजॉल्व नहीं किया, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर गए, तो जो आपका पिछला अनरिजॉल्व्ड इशू था वो आपके साथ साथ चलेगा, उसके बारे में आप ओवर थिंक करेंगे। कोई भी पास्ट का फेलियर था, आपने उसमें से ये नहीं देखा कि वो फेलियर मेरे लिए कितना ज़रूरी था, अगर ज़रूरी था तो मैंने उसे क्या लेसन लर्न किया, उसको भी आपने वाइंड अप नहीं किया, उसको भी आप साथ लेके चल रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको ये बताएंगी कि फ्यूचर में भी यही सब कुछ होगा, फ्यूचर में भी फेलियर आएगा, फ्यूचर में भी ऐसे बुरे लोग आएंगे, फ्यूचर में भी मेरे साथ ऐसा ही होगा और मैं ऐसे ही परफॉर्म करूंगा, और उन्हीं सोचों की वजह से जो है वो ओवर थिंक करता रहता है, ना पास्ट में होता है, ना वो प्रेजेंट में, और ना वो फ्यूचर में, वो अपनी ओवर थिंकिंग में।
तो ओवर थिंकिंग बेसिकली आपको या तो पास्ट में रखेगी या तो फ्यूचर में रखेगी, क्योंकि जो लोग ओवर थिंक नहीं करते वो प्रेजेंट में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनन जो लोग प्रेजेंट पे रहते हैं वही बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं और इंसानियत के लिए काम करते नज़र आते हैं। मुबशरा, मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा, इमोशंस की बात की आपने, और आज का जो नौजवान है इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता है, तो इमोशंस के ऊपर जो हमारी ओवर थिंकिंग है उसके क्या असरात हुआ करते हैं? अच्छा, जब मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करूँगी तो मुझे रोना आएगा, क्योंकि मुझे अपनी पिछले पुराने सारी बातें याद आएंगी पास्ट की। और अगर फ्यूचर में कुछ मुझे बिल्कुल ब्राइट नज़र नहीं आ रहा, मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र नहीं आ रहा किसी भी हवाले से, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलेशनशिप में या कुछ भी, तो ऑब्वियसली फिर मेरे अंदर जो है वो एक उदासी का एलिमेंट होगा। तो हम लोग इमोशनली बहुत लो फील करते हैं। मेरी जो मुझे बार बार हम कहते हैं कि जो ओवर थिंकिंग कुछ लोग होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो सोचते हैं तो उनको रोना आ जाता है फ़ौरन से कि ऐसा होगा तो ऐसे होगा, व्हाट इफ़, ठीक है। तो उसी में जो है वो इमोशनली इतने वीक हो जाते हैं कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो उस टाइम पर सोच क्या रहे हैं, और उनकी वजह से वो इमोशनली कितना वीक हो रहे हैं। तो इमोशनली मुझे लगता है कि आपको स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो आप अपनी उस सिचुएशन से जल्दी बाहर आएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ट्रिगर पता हो कि मुझे कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है। मुझे लोग ट्रिगर करते हैं, मुझे एनवायरनमेंट ट्रिगर करता है, या मुझे कोई एक्सपीरियंस जो है वो ट्रिगर करता है। हमें ये देखना होगा कि जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। लोग ट्रिगर कर रहे हैं, एनवायरनमेंट ट्रिगर कर रहा है, या वहाँ पर कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ है जिनकी वजह से आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो आप क्या करते हैं? रोना शुरू करते हैं। मेरे पास अभी कल परसों एक क्लाइंट आई हुई थी, वो कहती कि मैं वॉशरूम में जाकर, मुझे अगर कोई डांटे मेरे वर्क प्लेस पर, तो मैं वॉशरूम में जाकर आधा घंटा रुके मैं बाहर आ जाती हूँ। तो ये बात ये है कि आप इमोशनली खुद को मैनेज नहीं कर पाते, आप इमोशनली बहुत वीक होते हैं। आपका बार बार रोने को दिल करता है, आपका बार बार ये दिल करता है कि बस हम उदास रहें, हम परेशान रहें, हमें कोई ना जो है वो तंग करे। तो आपको वहाँ पर अपनी इमोशंस पर काम करना चाहिए। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर ये देखना चाहिए कि आप इमोशनली वीक होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसकी रिएक्शन में क्या करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं। और वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को। क्या जो मैं अभी रो रहा हूँ, क्या मेरे लिए ज़रूरी है अभी रोना? क्या मुझे अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया है तो क्या बहुत ज़रूरी है कि मैं उसी टाइम उसकी बात की वजह से रोना शुरू कर दूं? नो डाउट चीज़ें आपको समटाइम्स बहुत हर्ट करती हैं, लेकिन आपने उसको लंबा लेके नहीं चलना। बहुत अहम बात की आपने। और इमोशंस के हवाले से हम देखते हैं कि वर्क प्लेसेस के ऊपर, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल कोट की, प्रैक्टिकल एग्जांपल, और बहुत सी फीमेल्स जो हैं वो इन तमाम तर चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। और पहले ये फीमेल्स तक मामला हुआ करता था, अब इमोशनली जो बॉयज़ हैं या स्पेसिफिकली जो यंगस्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं, और हम देखते हैं कि वो भी अपने इमोशंस के ऊपर जो काबू है नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से फिर ना तो वो प्रॉपरली डिसीजन ले पाते हैं और ना ही उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने में कामयाब नज़र आते हैं। मुबशरा, मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत सी फीमेल्स हैं, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल कोट की कि वर्क प्लेस के ऊपर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती हैं, और आज मुआशरे के अंदर अगर हम ज़्यादा जॉबियंस की तादाद में देखें तो ज़्यादा वो लोग हैं जो मार्केटिंग की जॉब्स करते हैं, और जो मार्केटिंग की जॉब्स हैं यकीनन इसके अंदर कहीं ना कहीं पे आपको प्रेशर जो है वो बियर करना पड़ता है। तो इमोशंस मजबूत ना होने की वजह से जब उनको हम हैंडल नहीं कर पाते तो फिर हम ऐसे प्रॉब्लम्स की तरफ चले जाते हैं जो जहनी हमारा सुकून है वो भी बर्बाद कर देते हैं, और जहनी बहुत सी बीमारियों से जन्म लेती हैं। मतलब एक जॉब चली जाना यकीनन एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जॉब चली जाने के बाद भी इंसान मेंटली तौर पे इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि वो और बहुत सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मैं जानना ही चाहूँगा कि एक वर्क प्लेस पे एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, स्पेसिफिकली कोई फीमेल है या कोई जो है वो यंगस्टर्स मौजूद हैं, अब वो अपने आप को इमोशनली जो है बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको अपना के अपने इमोशंस को बेहतर बना सकते हैं वो लोग? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं कि जहाँ पर आप फीमेल्स देखें तो वो इमोशनली आपको पता है कि ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। जो मेल होते हैं वो इमोशनली थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेल्स को भी ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। मेल्स भी इन चीज़ों की वजह से अपनी वर्क प्लेस बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने थॉट पैटर्न्स पता होने चाहिए कि मेरे जहन में कौन सी ऐसी थॉट आएगी जो मुझे इमोशनली वीक करेगी। तो आपको ना कुछ प्रोएक्टिव अप्रोचेस अपने लिए यूज़ करनी होती हैं। Right. अगर तो आप डेली बेसिस पर अपनी सेल्फ केयर रूटीन में इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं कि आपका थॉट पैटर्न क्या चल रहा है, आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपके गोल्स क्या हैं,
चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ऑब्वियसली जब आपको पता होगा कि मेरी जिंदगी में ये चैलेंज और ये प्रॉब्लम कल आएगा ही आएगा, और जिस वर्क प्लेस पर मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अगर आपने सेल्स और मार्केटिंग की बात की है तो ये बहुत ज़्यादा जो इमोशनली आपको डिसरेगुलेशन फेस करना पड़ता है, स्पेशली फीमेल्स को, वो सेल्स की जॉब्स हैं। क्योंकि कोई जो है वो सेल्स में बहुत अच्छी रिपोर्ट दे रहा होता है लेकिन किसी की एक सेल भी नहीं हो रही, तो वो इतना डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर आपको पता है कंपैरिजन स्टार्ट होता है, हम भी इतनी देर से जॉब कर रहे हैं लेकिन उसकी तो अच्छी सेल्स हो रही है, मेरी सेल्स नहीं हो रही हैं, तो मैं तो पूरी मेहनत करती हूँ। तो समटाइम्स आपको ना कुछ उस वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ स्किल्स को एक्वायर करना होता है, लर्न करना होता है। ये बहुत लाजिम है कि जो भी प्रोफेशन आप अपना रहे हैं उस प्रोफेशन में रहते हुए प्रोफेशनल स्किल्स को लाजमी तौर पे सीखें, ताकि आप अच्छे अंदाज में उन तमाम तर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें जो आपकी जेडीज़ हैं। और जब उनको अच्छे अंदाज में आप परफॉर्म करेंगे तो यकीनन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी ठीक रहेगी और आप खुद भी बहुत बेहतर जो है वो एक ज़िंदगी गुजारने में कामयाब रहेंगे। इसी अंदाज में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। अल्लामा इकबाल क्या खूब फरमाते हैं कि तू राज़े कुन फ़का है, अपनी आँखों पर अयां हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। आज हमारे मुआशरे में जो आज का नौजवान है वो अपने आप से जो मुकम्मल तौर पे वाकिफ़ नहीं है, अपने आप को जानने से कासिर है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बहुत से मसाइल से दो चार नज़र आता है और ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है और इस तरीके से बहुत सी ऐसे मामलात हैं जिनके साथ अपने आप को वो मुब्तला करके ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा रहा है बल्कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सबब बनता है। और इन तमाम तर चीज़ों से निकलने के लिए यकीनन हमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होगा। ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा इन 100 कवानीन में से कौन सा ऐसा कानून है या कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जो इंसान अपना ले तो वो एक कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उन राइटर का ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, चीज़ों को थिंक आउट इतना ज़्यादा करते हैं कि हम जो है वो उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की तरफ नहीं आते हैं और ये मसाइल आज हर इंडिविजुअल फेस करना नज़र आता है। और हम देखते हैं कि जो बिजनेस हैं वो भी परेशान हैं, जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत बोल्ड लोग हुआ करते थे, बहुत ब्रेव लोग हुआ करते थे, लेकिन आज वो भी परेशान दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं पे हम किसी की थोड़े से लम्हात के अंदर ही हमें जो है वो थोड़ी सी कोई भी टेंशन आती है, प्रॉब्लम आती है, उसको जो है वो हम मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और हम किसी भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पे जो है वो नज़र नहीं आते हैं और हम बहुत से मसाइल से दो चार होते चले जाते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से मुबशरा ने बहुत अहम अंदाज में बात की कि इन तमाम तर चीज़ों से निकलने के लिए हमें अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा। आफ्टर दैट हम यकीनन किसी भी सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। मैं मज़ीद आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। जो मैरिड लाइफ है, पहले हुआ करता था कि लव मैरिजेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसके बावजूद भी अरेंज मैरिजेस भी बहुत अच्छे अंदाज में लोग निभाया करते थे और प्रॉब्लम्स नहीं आया करते थे। अब अगरचे लव मैरिजेस होती हैं वो भी 2 या 3 साल के बाद जो है वो प्रॉब्लम्स की तरफ चली जाती हैं और फिर जो लड़का है वो भी ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा होता है और जो लड़की है वो भी ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं और जो घर है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। जो बच्चों की तरबियत है या बच्चों की ज़िंदगी के अंदर जो चेंज आना था वो उस अंदाज में नहीं आ पाता है। तो ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें हमारे माशरे में बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। आप क्या समझती हैं, क्या ओवर थिंकिंग की वजह से तमाम तर चीज़ें जन्म लेती हैं? बिल्कुल, अगर आप देखें कि आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस कैसे होगा, क्योंकि आप एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचेंगे और आप जो सोच रहे हैं वो भी नेगेटिव सोच रहे हैं। बिल्कुल सही। नेगेटिव सोच रहे हैं तो मतलब किसी मसले के बारे में सोच रहे हैं और मसला कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, मसला हमेशा जो है वो नेगेटिव ही होता है। तो इसका मतलब है कि आपकी सोच भी नेगेटिव है, इर्द गिर्द के लोग भी नेगेटिव है, इन्वायरमेंट वैसे नेगेटिव है, तो आपको ये नहीं पता चलता कि वो जो मेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी उसको मैंने रिजॉल्व कैसे करना है, आप सोल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे। उसमें बातचीत करके हल हो सकता है, किस तरीके से हल हो सकता है आपको समझ नहीं आती। आपने मैरिटल लाइफ की बात की है और इसमें अगर हम देखें कि हमारे जो आजकल के जो यंग कपल्स हैं स्पेशली, उनमें जो डिवोर्स रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। लव मैरिजेस की आपने बात की, तो लव मैरिजेस में आप ये देखें कि शुरू में हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं बिफोर मैरिज
और हमने दोनों जो स्पाउस हैं उनकी एक दूसरे से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और उन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो है शादी के बाद जब फुलफिल नहीं होती तो आप क्या करेंगे? आप ओवर थिंक करेंगे। आप बार बार जो है वो एक ही चीज के बारे में सोचेंगे कि शादी से पहले तो कहा जाता था कि ऐसा होगा, शादी से पहले तो कहा जाता था कि ये वाली चीजें होंगी, लेकिन शादी के बाद वो चीजें नहीं हैं, तो उसकी वजह से डेफिनेटली आप सेल्फ डाउट में जाएंगे। तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि अगर आप चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग जो है वो आपकी दोनों की, हस्बैंड भी कर रहा है, वाइफ भी कर रही है, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे, दोनों अपनी अपनी जगह पर नेगेटिव ओवर थिंक कर रहे हैं। सो द बेस्ट इज कि आपकी लाइफ में कोई भी मसला है, मैरिटल लाइफ में, तो स्पेशली मैं कहती हूँ कि आप कम्युनिकेट जरूर करें। आपका कोई भी मसला है आप उसको अनरिजॉल्व ना छोड़ें। हमारे आजकल के जो शादीशुदा कपल्स हैं उनमें ये है कि आप हमेशा चीजों को जब अनरिजॉल्व छोड़ते हैं, उनको एक क्लोजर नहीं देते, उनको वाइंड अप नहीं करते सेम डे पर, नेक्स्ट डे तक आपको क्या लगता है कि वो आप उसी मसले के बारे में कितना सोच चुके होंगे और बार बार सोच चुके होंगे और बड़े डिफरेंट एंगल से आप सोचेंगे, तो वही जो ओवर थिंकिंग है वो फिर आप लीड्स करेगी टूवर्ड्स एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और आपके जो आपसी के ताल्लुकात हैं वो खराब होंगे, झगड़ा होगा। तो यहाँ पे कथा कलामी की माजरत, अगर हम बात करें आप ही की बात को, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, आज से 10 साल कबल या 20 साल कबल जो लोग थे, जब उनकी शादी हुआ करती थी तो वो एक जो मर्द है वो एक ही जॉब किया करता था, 8 आवर्स की जॉब करता था, बाकी जो वक्त है वो फैमिली के साथ स्पेंड किया करता था, अपनी वाइफ को वक्त देता नज़र आता था। लेकिन आज के मुआशरे में एक ऐसा मुआशी तौर पे इस्तेकाम हम चाह रहे हैं जो हम कभी भी अवेल नहीं कर पाते, और एक इंडिविजुअल मैरिड लाइफ के बाद भी वो अपनी कोशिश ये करता है कि 16 to 18 आवर्स तक जो वर्कआउट कर रहा होता है, चाहे वो अपने प्रोफेशन के अंदर कर रहा होता है या कोई भी ऐसी स्किल को सेल आउट कर रहा होता है जिससे वो अर्निंग्स कर सके, और अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज़ करने के लिए वो मुसलसल इसमें कोशिश नज़र आता है। उसके बाद वक्त नहीं होता कि वो अपनी बीवी को अच्छे अंदाज में ट्रीट कर सके या उससे जो है वो चीज़ें डिस्कस कर सके। तो प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ा मसला है जो मुआशरे में कॉमनली हम देखते हैं। तो आप क्या समझती हैं इस हवाले से टाइम मैनेजमेंट कैसे लाजिम है? अच्छा, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, वो इट्स ऑल अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। आपने काम करना है, आपका कोई स्टार्टअप है, आप एक जॉब करें, आप 2 जॉब करें, लेकिन आपको अपने काम में और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बैलेंस लाना होगा। बिल्कुल ऐसे। आप तभी जो है वो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, वरना आप किसी एक चीज़ में तो आप बहुत कामयाबी हासिल करें, लेकिन दूसरी चीज़ जो है आप उसमें उतने ही नाकाम दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने काम में और अपनी वर्क प्लेस पर बहुत एफर्ट्स पुट करें, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको आउटकम मिल रहा है, तो आप ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। लेकिन आपकी जो शादीशुदा लाइफ है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वहाँ पर तो आप टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको कुछ जो है वो सुकून मिलेगा, वो खुशी मिलेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप काम और जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है उसको बैलेंस रख के चलें। बहुत ज़्यादा ऐसे ख़वातीन हैं जो इस बात की शिकायत करती हैं कि वो हमारी हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन वक्त नहीं देता। बच्चे हैं और बच्चों की अगर आप पास बैठे हैं तो बच्चे कहते हैं कि बाबा आप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें वक्त नहीं देते, हमारे पास नहीं बैठते। तो वो कम्युनिकेशन ही नहीं है, वो प्यार मोहब्बत ही नहीं है, किसी को एक आपका एक क्वालिटी टाइम होता है, आप अपने बच्चों और बीवी के साथ गुजार ही नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे भी जो है वो ओवर थिंक करेंगे, आपकी जो वाइफ है वो भी ओवर थिंक करेगी, और ओवर थिंक भी पॉजिटिव नहीं करेगी, नेगेटिव करेगी। और आजकल की जो खवातीन हैं आप देखेंगे कि इतना एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनके जो खाविंद है और वो अपने घर में टाइम नहीं दे पा रहे, और जो बाप है वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा, तो बच्चों के जहन में जो भी नेगेटिव आ रहा है, वो थॉट्स उनको जहां से भी आ रही हैं, वो जहां से भी लेके आ रही हैं, अपने दोस्तों से, घर से, अब वो उनको ये नहीं पता कि ये थॉट सही है या गलत है। बिल्कुल ऐसे। ये बहुत अहम नुक्ता यहाँ पे रेस किया आपने कि अपनी प्रेजेंस की अपनाइयत का एहसास जब हम सामने वाले के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर यकीनन वो ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता है और आपके बारे में कहीं ना कहीं पर नेगेटिव चीज़ें थिंक आउट करता है, और इससे उसकी लाइफ तो डिस्टर्ब होती ही होती है। उससे यकीनन आपके बारे में जो उसका माइंडसेट है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता चला जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे मुआशरे में, अगर हम इनको मैनेज कर लें तो हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं, एक आइडियल लाइफ को यकीनन हम जन्म दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को परफॉर्म करना उसी वक्त किया जा सकता है जब इंसान इन तमाम तर चीज़ों को समझे और बेहतरीन अंदाज में समझने के बाद इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की तरफ आए। मुबशरा, मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मुझे ये बताइएगा कि ओवर थिंकिंग के इंसान की जिस्मानी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात होते हैं? अगर इंसान बार बार ओवर थिंक कर रहा है तो उसको स्ट्रेस होगा। बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेस होगा, वो किसी या तो इंसान का होगा या तो किसी जगह का होगा या किसी माहौल का होगा।
तो आप उस टाइम पर ना ठीक खा पाएंगे, ना आपकी नींद पूरी होगी, और उसके बाद जो है ना आप किसी से मिल पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अगर अपना ख्याल ही नहीं रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कुछ मरीज़ आते हैं और वो ओवर थिंकिंग की वजह से उनकी ज़िंदगी में या तो डिप्रेशन आएगा या एंजाइटी आएगी या किसी भी कोई भी जो है वो क्रॉनिक स्ट्रेस आएगा, और उसकी वजह से उनका सर जो है वो बहुत ऑल द टाइम भारी रहेगा, उनके शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन रहेगी, फटीग आपको हर दम मतलब हर वक्त आपको फटीग फील होगी, आप अपनी बॉडी में एनर्जी फील नहीं करेंगे, आप अपनी बॉडी में आप ये नहीं फील करेंगे कि मैं थोड़ा एक्टिव फील कर रहा हूँ, आप बहुत लो फील करेंगे, आपके मूड स्विंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होंगे, और उसकी वजह से आप जब ये देखते हैं कि मुझे हेडेक हो रहा है, ठीक है, मेरे जो है सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, और कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग की वजह से माइग्रेन भी होता है। आई हैव सीन द केसेस कि आपको पहले नहीं था लेकिन इतना आपने स्ट्रेस लिया, इतना ओवर थिंक किया कि वो लीड्स करा टुवर्ड्स माइग्रेन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके जिस्म को इफ़ेक्ट करती हैं, आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि आप ठीक से सो नहीं पाते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, आप ठीक से किसी से मिल नहीं पाते हैं, आप किसी से बातचीत नहीं कर पाते हैं, आपकी जो हेल्दी डाइट है वो भी आप नहीं ले रहे, आपकी ज़िंदगी में कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ आप कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं है कि जिसको आप करके अपनी बॉडी को जो है वो एक्टिव रख सके, फ्रेश रख सके, जो आपकी बॉडी की भी नीड है। तो उसके बाद अल्टीमेटली आप लीड्स करते हैं टुवर्ड्स अदर डिजीजेस, जिसमें बीपी का मसला है। आज हर इंडिविजुअल इन अमराज का शिकार नजर आता है। वजूहात यही हैं कि आज मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने की खातिर हम मुसलसल अपनी ज़िंदगी में कोशिश नज़र आते हैं कि हम अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रेंथन करें, और इस कोशिश में हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को जो है वो प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं और ना उसके लिए वर्कआउट करते नज़र आते हैं, जिसकी वजह से फ्यू जो ईयर्स के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो फ़िटनेस लेवल है वो मुसलसल बदहाली की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आज का जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं पे हम देखते हैं कि वो हमें नज़र आता है, उसकी सोचों का जो अंदाज़ है, उसका जो पैटर्न्स हैं लाइफ के, वो तमाम चेंज होते नज़र आ रहे हैं। और मैं मज़ीद ये भी आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं हमारे और ईटिंग पैटर्न्स हैं, क्या इनके ऊपर भी कोई असरात मुरतब होते हैं ओवर थिंकिंग के? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में उन जितनी भी चीज़ें हैं वो आप हल करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप प्रेजेंट में हैं ही नहीं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम ठीक से खा नहीं पाते, ठीक से सो नहीं पाते, अपने कामों को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हमारी नेगेटिव ओवर थिंकिंग होती है, जिनकी वजह से जो है हम अपने कामों को, अपनी नींद को, अपने खाने पीने को बेहतर नहीं बनाते। तो आपका नेगेटिव देखें कि कितना इम्पैक्ट होता है। आप अपनी चीज़ों को जो है वो उस तरह से हेल्दी वे में परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी। आप सोच रहे हैं ना बार बार, तो आप सोने के लिए लेटे हैं लेकिन 2-3 घंटे आप सोचते ही रहे हैं, और उस नेगेटिव इन्वायरमेंट के बारे में, नेगेटिव लोगों के बारे में, या कोई भी आपका फेलियर है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपको नींद नहीं आएगी। और उसके बाद जो है आजकल हमने ये देखा है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी फेलियर आ गया है, तो आजकल रील्स का ज़माना है, तो हम एक रील अगर देखते हैं कि वो किसी ने सैड कोई पोइट्री और जो हमसे रिलेट करती है, तो हम रात के 2-3 घंटे जो है उस रील को स्क्रॉल करते जाएंगे, और हमारे पास आपको पता है रिकमेंडेशंस भी फिर सारी वो आती है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसको देखते कि हमें मजीद स्ट्रेस होता है, फिर हम मजीद ओवर थिंक करते हैं कि जिंदगी में चीजें ऐसे हो जाती जो सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, उसके साथ हमारा कंपैरिजन चल रहा होता है, तो ऑब्वियसली आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके साथ साथ आपके खाने पीने को दिल नहीं कर रहा, आपकी जिंदगी में टेंशन चल रही है और आप उस टेंशन को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे, किसी से हेल्प नहीं ले रहे, आप बस उसको सोची जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं। तो यही एक मसला है जो आज मुआशरे में बहुत पेनिट्रेट करता चला जा रहा है कि हम मसाइल को रिजोल्व करने की तरफ नहीं आते, बल्कि उनको ओवर थिंकिंग करके उनको ओवर थिंक करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो मसाइल वहाँ के वहीं रहते हैं, लेकिन इंसान मेंटली तौर पे बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। मुबशरा, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा, यकीनन आप माहिर नफ्सियात हैं और बहुत से जो लोग हैं वो आपको आइडियल समझते हैं कि एक माहिर नफ्सियात जो है जब उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, जब वो ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता है, तो पर्सनली आप बताइएगा कि आप जब इन तरह की सिचुएशंस के अंदर खुद को आप देखते हैं तो फिर कैसे आप उन तमाम सिचुएशंस से बाहर आते हैं? ये बड़ा आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है, और मैं ये कहूँगी कि ऐसी बात नहीं कि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग को मैनेज करती हूँ तो मेरी ज़िंदगी में नेगेटिव ओवर थिंकिंग नहीं होती। आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, इमोशनली आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन। तो मेरा तो ये है कि मैं खुद ओवर थिंकिंग करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं कि मैं ओवर थिंकिंग के मैंने 3 मिनट से ज़्यादा किसी एक चीज़ को बार बार नहीं सोचना। और अगर कोई मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मसला आ गया है और कुछ आपकी लाइफ में बड़े जेन्युइन इश्यूज आ जाते हैं, कुछ ऐसे आप एक्सपीरियंस चीज़ों को कर रहे होते हैं,
तो मैं उसको लिमिट करती हूँ, अपना वरी टाइम रखती हूँ 3 डेज। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आप जिस प्रॉब्लम में हैं आप उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज करें, आप उसे भागे मत, आप स्केप की तरफ ना जाएं, आप उस प्रॉब्लम के साथ रहें, आप उसके साथ वक्त गुजारें, देखें कि उसमें से आपको क्या चाहिए, क्या आपके लिए था, क्या आपकी वीकनेसेस थे जिसकी वजह से आपने उस प्रॉब्लम को फेस किया। तो वो 3 दिन को मेरा रहता है, 3 दिन तक जो है मैं उस चीज़ को सोचती भी हूँ और फिर 3 दिन के बाद जो है वो फिर मैं बिल्कुल उस चीज़ से बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि उस 3 दिन में मैंने उसको वाइंड अप ज़रूर करती हूँ, मैं उसको क्लोजर ज़रूर देती हूँ। तो किसी भी चीज़ को आपको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मेरे और जो बाकी लोग हैं जो बहुत ओवर थिंकिंग का शिकार हैं और वो एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, तो डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि मैं अपने उस लिमिटेड से टाइम में एक टाइम कैलकुलेट करके उस टाइम में मैं अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करके ओवर थिंकिंग वाला चैप्टर क्लोज करती हूँ किसी एक पैटर्न पर। दूसरा पैटर्न तो लाइफ में स्टार्ट हो ही जाना है। तो दूसरे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने पहले जो आपका कोई भी इंसिडेंट है उसको रिजॉल्व नहीं करे, वो अनरिजॉल्व खुला छोड़ा हुआ है और आप नेक्स्ट जो है वो किसी प्रॉब्लम में इंडल्ज हो गए हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में जितनी भी आपकी ओवर थिंकिंग की वो भी फर्स्ट वाले में ऐड होती चली गई, इसीलिए आपकी जिंदगी में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग ऐड होती चली जाती है। तो ऑन टाइम चीज़ों को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और मैं माइंडफुल बहुत रहती हूँ। मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि जो हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास्ट में या क्या हुआ या फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन मैं उसी पर फोकस करती हूँ जो मेरा प्रेजेंट है, अभी मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। और उसमें से आप ये देखिए कि पॉजिटिविटी कितनी है, पॉजिटिव चीज़ें कितनी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव ओवर थिंकिंग में यह है कि हम सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लम्हा मौजूद में जब इंसान अपने आप को रखता है तो यकीनन वो अच्छे अंदाज में परफॉर्म भी करता है, पूरा उम्मीद नज़र आता है और यकीनन उसको एक उम्मीद नज़र आती है कि आने वाली जो ज़िंदगी है यकीनन इससे भी ज़्यादा हसीन और इससे भी ज़्यादा मेरे लिए बेहतरीन होगी। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं कि ओवर थिंकिंग जब प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, जस्ट ये हम थिंक आउट कर रहे होते हैं कि अब मैंने डिग्रीज भी अवेल कर ली, अब मेंटली तौर पे जो है वो मैं प्रिपेयर हूँ कि मैं एक अच्छे अंदाज में एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूँ अपने मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से। लेकिन क्या होता है कि वो इंसान सोच रहा था फ्यूचर में शायद ऐसा हो पाएगा या नहीं, इसी अंदाज में हम एफ़र्ट्स करके बहुत सी चीज़ों के ऊपर एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं और उनके जो नताइज हैं यकीनन वो फ्यूचर में हमें मिलना होते हैं और वो नताइज के वेट के अंदर हम थिंक आउट करते रहते हैं कि जो उसका नतीजा है वो क्या आएगा। तो इस वजह से हम अपने जो प्रेजेंट है वो ख़राब कर रहे होते हैं जस्ट इसलिए कि फ्यूचर में उस चीज़ का रिजल्ट क्या निकलेगा, फ्यूचर में उसके फीडबैक क्या मिलेगा हमें जो परफॉर्म हम चीज़ कर चुके हैं। तो ये जो एक माइंडसेट है यकीनन हर इंसान डेली बेसिस पे बहुत मर्तबा जो है इन तमाम तर चीज़ों से गुजर रहा होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा ये जो एक चीज़ है इससे कैसे निकला जा सकता है कि जब एक चीज़ हमने परफॉर्म कर दी यकीनन उसके जो नताइज हैं वो फ्यूचर में आने ही आने हैं, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव वो यकीनन वक्त ही बताएगा। तो अब ये जो मेंटेलिटी ये है कि हम उसको अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे होते हैं, उससे कैसे निकला जाए? अच्छा, अगर तो आपने इन्वेस्ट सही जगह पर किया है, राइट डायरेक्शन पर किया है और जो ज़रूरत थी वहाँ पर किया है तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, आपका जो हार्डवर्क था, जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो आपने इनपुट देना था वो आप दे चुके हैं, तो फिर आपको उसकी उतनी टेंशन, आप ओवर थिंक नहीं करेंगे। ओवर थिंक की वजह से आप अपने बाकी सारे काम 6 महीने के लिए बंद नहीं करें क्योंकि उसका रिजल्ट 6 महीने बाद आना है। तो आप 6 महीने सिर्फ यही सोचते रहें कि जो मैंने पहले इनपुट दी है इसका मैं आउटपुट का वेट करूं, 6 महीने बाद नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा। तो ये अगर तो कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसको कहीं ना कहीं डर है कि जो मैंने इनपुट दिया वो ठीक नहीं दिया है, जो मेरी डायरेक्शन थी वो ठीक नहीं है। अगर तो आपको लगता है कि आपकी डायरेक्शन ठीक थी, आपका काम ठीक था, आपने अपना कंप्लीट जो बेस्ट दिया, आपने 100% अपना बेस्ट दिया, रिजल्ट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो उसका मार्जिन रखते हुए ओवर थिंक नहीं करेंगे। ओवर थिंक हमेशा वो लोग करेंगे जिनको यही नहीं समझ आएगा कि मैंने जो दिया, मतलब सोचने से पहली सोच, आप फैसला लेने से पहले आपने नहीं सोचा, आपने बस कर दिया, तब आपको फिर टेंशन होगी। तो इसलिए जब आप जिंदगी में कुछ भी करते हैं तो आपने पहले वर्कआउट करना होता है। बहुत अहम बात की आपने और कायदे आज़म की कोट जो है हम अक्सर देखते हैं कि आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग अ राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। अगर इसी अंदाज को हम अपना लें जो कायदे आज़म की ज़िंदगी से हमें मिलता है कि जब वो कोई भी डिसीजन ले लिया करते उसके ऊपर वो इस अंदाज में एफर्ट किया करते थे कि उनके जो नताइज हैं वो वही हुआ करते थे जो उनकी ख्वाहिशात हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है कि हम डिसीजन लेने से पहले थिंक आउट नहीं करते, अल्टरनेटिव्स को नहीं देखते और डिसीजन लेने के बाद फिर हम थिंक आउट करते हैं कि पता नहीं ये अच्छा डिसीजन था या नहीं। तो इन तमाम तर चीज़ों से निकलना यकीनन वक्त की ज़रूरत है। मुबशरा प्रोग्राम का दौरानिया अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल
हो चुका है। बहुत मुदल्लल अंदाज में आज आपने गुफ्तगू की। मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा कि आज के मौजू के हवाले से कोई टिप्स आप दे सकें ऑडियंस के लिए कि वो ओवर थिंकिंग से कैसे निकल सके। टिप ऑडियंस के लिए बस यही है कि आप अपने जो आपका मौजूदा एक लम्हा है ना, जो आप जिस लम्हे में रह रहे हैं, आप उस पर प्लीज़ फोकस करें। हमारे पाकिस्तान में आधी अवाम जो है वो माजी में रह रही है, आधी अवाम फ्यूचर में रह रही है। प्रेजेंट में जो लोग रह रहे हैं वो बहुत पुरसुकून भी और खुश भी हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में आपके पास जो भी है आप उस पर फोकस करें कि मेरे पास अभी कौन सी चीज़ें हैं। जो मेरे पास्ट में हो गया उसको मैं चेंज नहीं कर सकती, और जो मेरे फ्यूचर में होगा उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो मैं अभी जो प्रेजेंट में करूंगी वो मुझे फ्यूचर में मिलेगा। अगर मैं प्रेजेंट में मेहनत कर रही हूँ तो मुझे इसके फ्यूचर में भी उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर तो मैं प्रेजेंट में मेहनत नहीं कर रही, सिर्फ ओवर थिंक कर रही हूँ, बार बार सोच रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरे फ्यूचर में भी जो चीज़ें होंगी वो खराब ही होंगी। तो हमें अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। और हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर ऐड करें। आपके जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं उनको आप ज़रूर देखें। आपकी जो आजकल हम देखते हैं बहुत अनहेल्दी डाइट हम लोग ले रहे हैं, तो अब आपकी जो डाइट है उसको प्लीज़ हेल्दी रखें। और उसके साथ साथ जो है मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अच्छे लोगों में बैठें, पॉजिटिव लोगों में बैठें, ताकि आप पॉजिटिव सोचें। कंपनी है जितनी अच्छी होगी यकीनन उतनी अच्छे आप होते चले जाएंगे। और आपकी जो बातों का कंक्लूड था वो यही था कि एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के है दरमियां फासला एक सांस का, अगर चल रही है तो ये जहां, अगर थम गई तो वो जहां। आज हम क्या देखते हैं करते हैं कि हमारी जब सांस चल रही है यकीनन यही वो लम्हात हैं जिनको हम इंजॉय कर सकते हैं। फ्यूचर होगा या नहीं इसका अंदाज़ा भी हमें नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम फ्यूचर को सोच के अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाते हैं। और आज के प्रोग्राम के अंदर हमने जाना कि ओवर थिंकिंग क्या है, ये इंसानी सेहत के ऊपर किस अंदाज में असरअंदाज होती है, इंसान की दिमागी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर किस अंदाज में आपको असरात मुरतब कर रही होती है। और फर्दर हमने ये भी जानने की कोशिश की कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन सी ऐसी मेथडोलॉजीज़ हैं जिनको हम अपना के इन तमाम तर चीज़ों से निकल सकते हैं। मुबशरा तैयबा हमारे दरमियान मौजूद रहीं। बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आपने गुफ्तगू की, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। आपने हमें कीमती वक्त दिया। उम्मीद है कि इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।